आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। ये एक बोनस वीडियो या ये कह दिए वन शॉट एफएफ है। ये एफएफ मैं उन सब लोगों के लिए स्पेशल लाई हूँ जो लोग मुझे हमेशा कमेंट करते हैं, प्यार करते हैं। वैसे तो इस टाइप के फैन फिक्शंस मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, जिसमें टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, बिट्रेल हो, थोड़ा सा फिजिकल वायलेंस हो, पर बहुत सारे लोग इस टाइप के फैन फिक्शन पसंद करते हैं। इसी कारण मैं ये फैन फिक्शन एक्सप्लेन करूँ। ये मैंने बहुत पहले लिखा था और मैंने आज तक कभी इसे शेयर ना करने की ही सोची थी, क्योंकि मुझे इसमें कई जगह वांग जी का कैरेक्टर और एक ऐसे के विंग का कैरेक्टर पसंद नहीं आता है। पर उसके बावजूद मैंने ये लिखा था। शायद उस समय मेरा माइंड सेट थोड़ा अपसेट था या क्यों मैंने लिखा मुझे नहीं पता, पर मेरा उस समय मन करा और मैंने लिखा। आज मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे। ना भी अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस इसे फैन फिक्शन को एक स्टोरी की तरह सुन के भूल जाइएगा, दिल पे बिल्कुल मत लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिट्रेल कितना बड़ा शब्द होता है ना, ये किसी को धोखा देना। ऐसा ही कुछ मैं महसूस करता था जब मैं लोगों के मुंह से सुनता था कि किसी ने किसी को बिट्रेल किया। लेकिन अब मेरी लाइफ मेरे साथ इतना बड़ा प्लान कर रही थी, मैंने कभी सोचा नहीं था। आज कोई नहीं है जिसने मुझे धोखा ना दिया। आज दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपना मानूं। ऐसा कोई नहीं है जिसने मुझे अपने लिए यूज़ ना किया हो या मेरे अस्तित्व, मेरे कैरेक्टर को बर्बाद ना किया हो। मैं आज इस क्लिफ पे खड़ा हूँ और सोच रहा हूँ कि क्या सचमुच मेरा जीना ज़रूरी है। शायद अब तक तो मैं जीना चाहता था उस इंसान के लिए जो मेरा था या जिसे मैं अपना मानता था, लेकिन आज मेरा वो भरोसा भी टूट गया। ऐसा कोई नहीं है जो मेरा अपना हो। मेरे फादर जिन्होंने मुझे बर्थ देकर अपना कभी माना नहीं, मेरी वो मदर जो मुझे बर्थ देते ही मर गई बिना मुझे मेरे लिए कुछ छोड़े हुए, मेरी वो फैमिली जो कहने के लिए मेरी फैमिली थी लेकिन कभी मेरी नहीं थी, मेरा वो प्यार जिसके लिए मैं इस दुनिया में खुश होना सीखा था, वो भी मुझे धोखा दे रही थी। और उसके बाद जिसके लिए मैंने जिससे शादी करी, जिसे मैंने बिट्रेल किया, उस इंसान ने मुझे सच्चा प्यार किया, लेकिन बाद में वही इंसान मेरी मौत का कारण बन गया। आज कोई नहीं है मेरा। शायद इस समय मुझे इस दुनिया से दूर रहना, वहाँ जाना ज़्यादा करीब लग रहा है, जहाँ शायद मुझे खुश सुकून मिले, चैन मिले, क्योंकि यहाँ तो मुझे ना सुकून है ना चैन है। ये सोचते हुए वो पर्सन एक कदम आगे बढ़ाता है और उस क्लिफ के अंदर गिर जाता है। वहीं पीछे से एक कार जो शायद दूर से उसे वहाँ खड़ा हुआ देख रही थी, वो दौड़ते हुए जाती है, लेकिन ना चाहते हुए भी वो उस पर्सन को रोक नहीं पाती। जो कार से निकल के पर्सन दौड़ता हुआ गया, वो सिर्फ उस पर्सन की हवा में उस स्मेल को अब महसूस कर रहा है, क्योंकि अब वो पर्सन वो नीचे गिर गया। वो दूर था, उस कार के अंदर था। जब उसने उस पर्सन को जंप करते हुए देखा, इतना वो कार वहाँ तक पहुँचा के उसे रोक पाता, इतना वो पर्सन इस हवा में कहीं गुम हो गया। पीछे सिर्फ उसकी वो स्मेल रह गई, वो स्मेल जो इस समय उस पर्सन को अंदर से झंझोड़ रही है। ये उसका हस्बैंड था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो जोर जोर से वीन वीन करके चीख रहा है, लेकिन अब उसका नाम, जिसका वो नाम ले रहा है, वो नाम इस दुनिया में नहीं रहा, वो कहीं चला गया। आज विंग इस दुनिया से चला गया, उन सबको छोड़ के चला गया जिन्होंने उसे सिर्फ पेन ही दिया। और वांग जी इस क्लिफ पे खड़ा हुआ सिर्फ घुटनों पे बैठ के चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, लेकिन अब सब कुछ जा चुका है। वो जा चुका है, वो जा चुका है और अब शायद कभी वापस नहीं आएगा। चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। विंग कौन था ये जो आज इस तरीके से सबको अलविदा करके चला गया? शायद उसकी लाइफ में ऐसे ही चले जाना ही सही था। मुझे भी लगता है उसने सही किया। अब क्यों जिए वो, पर क्या वो ये डिसीजन सही है? नहीं, ये गलत है। और ये चीज़ विंग को अब नहीं, पर कुछ समय बाद शायद अगर वो जिंदा होता तो महसूस होती। हाँ, सबने उसे यूज़ किया, सबने उसके साथ धोखा किया। वी वुशियान कहने के लिए जियांग्स का बच्चा था। जियांग फैमिया उसके फादर थे, लेकिन कभी भी उन्होंने उसे अपना माना ही नहीं। जियांग फैमिया की दो वाइफ थी। एक वाइफ जिसे वो दिल से प्यार करते थे, जिसे उसने अपने फादर से लड़के शादी करी थी, जिसे वो दुनिया के आगे अपना वाइफ तो नहीं बना पाए, लेकिन दिल से उसी को अपनी वाइफ मानते थे। दुनिया के आगे वो लेडी एक मिस्ट्रेस थी जो छुप के रहती थी, और उसी मिस्ट्रेस का बेटा था वी वुशियान। चांसा सरन ने अपने बेटे के बारे में भी नहीं सोचा।
वो पूरी प्रेगनेंसी में सिर्फ अपने हस्बैंड की अटेंशन और प्यार के चक्कर में परेशान रही और मर गई। अपने बेटे के पीछे अपने नाम का बर्डन छोड़ के एक मिस्ट्रेस का बच्चा बोल के उसको मर गई बेचारा वहीं। आँख खुलते ही एक टाइटल के साथ पैदा हुआ कि एक फैमिली को तोड़ने वाली औरत का बेटा, एक मिस्ट्रेस का बेटा, पैसों के लिए फंसा के कोल्ड ड्रिंकर का बेटा, इस तरह के टाइटल से बर्थ लिया। उसे तो उसी समय मर जाना चाहिए था, तो शायद सही रहता, क्योंकि उसकी माँ को उसकी कभी फिक्र नहीं हुई। तो होती तो वो अपना ध्यान रखती, उसके लिए जीने क्या सोचती, अपने हस्बैंड की अटेंशन ग्रैब करने के चक्कर में सेल्फ हार्म ना करती। और फादर, विंग के फादर के बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम है। विंग की मदर के डेथ के बाद उन्होंने कई साल तक खुद को उनके डिप्रेशन में रहने में रखा, अपने बच्चे की कभी फिक्र नहीं गई। 2 साल बाद विंग का जब होश आया तो सबसे पहले उसका टेस्ट करवाया। कहने में अजीब लगता है ना, कहने को 2 साल तक तुम डिप्रेशन में रहे उस लेडी की याद में, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें अपनी उस वाइफ पे यकीन नहीं था, उसके अपने बच्चे पे यकीन नहीं था। जब रिपोर्ट्स उसके सामने आई तो कुछ ऐसा आया जिससे वहाँ विंग है तो उन्हीं का बेटा डीएनए में प्रूव हो गया, लेकिन एक ऐसी चीज़ विंग के बारे में पता चली जिसके कारण वो विंग से और ज़्यादा नफरत करने लगे। विंग एक स्पेशल चाइल्ड था, एक स्पेशल मेल चाइल्ड जो प्रेग्नेंट हो सकता था। ये बात सुनने के बाद उनके दिमाग में तो विंग के लिए और ज़्यादा नफरत पैदा हो गई। ऐसा आदमी जो मतलब बर्थ दे ऐसे आदमी को पैदा किया है उन्होंने, इस तरह की सोच रखने वाले जनफहमियाँ विंग से और ज़्यादा नफरत करने लगे। विंग के साथ जो होता था उसे और ज़्यादा इग्नोर करने लगे। वहीं दूसरी तरफ मैडम यू को तो अपनी नफरत उतारने का जितना उनके मन में चांसेस सरन के लिए गुस्सा, नफरत, जेलसी थी, वो सब उतारने के लिए एक पंच बैग मिल गया। वो छोटा सा विंग शुरुआत में जब नैनी के हाथों में था, यानी जब वो 7-8 साल का था, तब तक तो फिर भी वो थोड़ा बहुत हेल्दी था, लाइफ जी पा रहा था। लेकिन उसके बाद तो उसकी पूरी लाइफ हेल बन गई जब मैडम यू ने उसे एक कॉटेज में फेंक दिया। वो सर्वेंट्स के साथ ही रहता था, लोग उसे सर्वेंट ही समझते थे। कुछ लोग तो सोचते थे कि विंग कोई गांव से आया हुआ बच्चा है जिसे ये लोग ले आए हैं, जिसे टुकड़ों पे जीता है। वो अपने दोनों स्टेप ब्रदर और सिस्टर का पंचिंग बैग था। वो दोनों उससे नफरत करते थे। कभी कभार थोड़ा बहुत यान ली दुनिया के सामने अच्छा बनने के लिए, अपने फ्रेंड्स के सामने अच्छा बनने के लिए उसके साथ थोड़ा बहुत स्वीटली बात कर लेती थी, पर असलियत में तो उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। कारण था उनकी माँ का ये दिमाग में भर देना कि उसके फादर के लाइफ में और उसकी लाइफ में नफरत पैदा करने वाली वो लेडी का बच्चा है विंग। जंजा तो विंग से इस हद तक नफरत करता था कि विंग को टॉर्चर करने का कोई तरीका नहीं था जो उसने अटेम्प्ट ना किया हो। उसने तो विंग को कई बार अपने शौक के लिए मारा है, अपने दोस्तों के सामने उसे बुली करा है, उसको जितना बुरा हो सके उतना बुरा उसके साथ बिहेव किया है। विंग तो ऑलमोस्ट अपनी लाइफ से ख़त्म ही कर चुका था। 16 साल की एज में विंग ने डिसाइड किया कि अब वो इस घर में नहीं रहेगा, वो अब लीगली बड़ा हो जाएगा, वो अपनी कॉलेज लाइफ के लिए कहीं बाहर जाएगा। यही सोच के विंग उस घर से भाग गया था। कुछ 2 साल तक मेहनत के बाद, पैसा जोड़ने के बाद 18 ईयर का विंग कॉलेज में गया था। कॉलेज में उसकी पहली बार एक लड़की से मुलाकात हुई और मिलते ही उसे विंग को एक दूसरे से प्यार हो गया। विंग को वो लड़की बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा पसंद आई, जिसका नाम वेंचिंग था। वेंचिंग को भी विंग अच्छा लगा था। शुरुआत में वो लोग अच्छी हैप्पी लाइफ बिता रहे थे। इन दोनों की रिलेशनशिप को 1 साल हो गया था, तभी विंग की लाइफ अपसाइड डाउन हो गई जब उसकी लाइफ में जंजा वापस आया वेंचिंग के साथ। वेंचिंग को सरप्राइज देने के लिए विंग और अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने उस मतलब जो सिटी के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में वेंचिंग को लेके गया था, ये सोच के कि वेंचिंग को वो चीज़ अच्छी लगेगी। लेकिन उसकी लाइफ उसी दिन बदल गई क्योंकि जंचा ने उसे और वेंचिंग को वहाँ नोटिस कर लिया। विंग ने ये चीज़ शायद नोटिस नहीं की थी, पर जंचा ने ये चीज़ नोटिस कर ली कि विंग स्माइल कर रहा है, विंग एक लड़की के साथ बैठ के अच्छे से डिनर एंजॉय कर रहा है। विंग की स्माइल जंजा को कभी खुशी नहीं देती थी। उसके मन में जो जंजा के लिए मतलब विंग के लिए नफरत है, उसके होते हुए वो कैसे विंग को स्माइल करता हुआ देख सकता है। वो तुरंत वेंचिंग के बारे में सब पता करता है और धीरे धीरे वेंचिंग को इम्प्रेस करना शुरू कर देता है। वेंचिंग भी धीरे धीरे जंजा की तरफ अट्रैक्ट होने लगी, पर वो विंग से अपना रिलेशनशिप नहीं तोड़ती है।
विंग की इस समय वेंचिंग के इस बदलते हुए व्यवहार को कुछ समझ नहीं पाता है। वेंचिंग और विंग की एक तरीके से रिलेशनशिप बढ़ रही थी, वहीं वेंचिंग का दिन पे दिन विंग से लड़ाइयाँ नखरे भी बढ़े जा रहे थे। विंग इस प्रोसेस में एक तरीके से समझ पाए उससे पहले ही उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है। कहने के लिए वेंचिंग और विंग की रिलेशनशिप को 5 साल हो गए थे, लेकिन 5 साल से वेंचिंग ने विंग को सिर्फ टॉर्चर ही किया था। एक अजीब टाइप का टॉर्चर, हमेशा चीज़ें मांगते रहना, पैसे मांगते रहना, फिर विंग को ना दे तो उसे गरीब होने के ताने मारना, विंग उससे दूर होने चाहे तो दूर ना होने देना, फिर प्यार कर वाली बातों से उसे मना लेना, ब्रेकअप के बाद दोबारा विंग को अपना बना लेना। उस समय की वेंचिंग कुछ अजीब लगती थी, और जब रिलेशनशिप में आ जाते थे तो वेंचिंग कुछ अलग होती थी। विंग की लाइफ में वो पहले ही इंसान थी वेंचिंग, जिसे उससे प्यार हुआ था, जिसे विंग से प्यार हुआ था। इसे विंग की लाइफ में वेंचिंग चली जाए, विंग भी ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता था। इसलिए विंग वेंचिंग के हर टॉर्चर, नखरे और उसके हर बदसुल्की को एक्सेप्ट कर लेता था, ये सोच के कि विंग की दुनिया कभी तो बदलेगी, कभी तो वेंचिंग उसे प्यार करती है तो वो दोनों अपनी हैप्पी लाइफ स्पेंड करेंगे। लेकिन उसकी वो सब कुछ तब बदल जाता है जब एक दिन वो वेंचिंग का झूठ, मतलब वो बाहर कहीं डिलीवरी पे गया था, जहाँ उसने वेंचिंग को रेडी होके एक बड़े से होटल में एंट्री करते हुए देखा था। उसने वेंचिंग को कॉल किया तो वेंचिंग ने उससे झूठ बोल दिया कि वो अपने फैमिली के साथ है, घर पे है, वो विंग से मिलने नहीं आ सकती। लेकिन विंग देख रहा था कि वो घर पे नहीं, वो तो किसी होटल में जा रही है। विंग का मन पे शायद कि वेंचिंग पे इतना प्यार करता था कि वो वेंचिंग का पीछा करना बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन दिमाग ने कहा कि एक बार उसे पता करना चाहिए वेंचिंग कहाँ जा रही है। और जब विंग ने वो देखा तो उसकी पूरी लाइफ ही बदल गई। वेंचिंग और जंचा एक होटल रूम में एक बेड पे एक दूसरे के साथ वो सब कर रहे हैं जो कभी विंग और वेंचिंग ने नहीं किया था। आज तक विंग वेंचिंग को कभी उस तरीके से टच करना चाहता भी था, लेकिन नहीं करता था कि शायद वेंचिंग कंफर्टेबल नहीं है, वो शायद ऐसा मानेगी नहीं। लेकिन वो दोनों मिलके विंग को इस तरीके से परेशान कर रहे हैं, वो उसको भी सोच नहीं सकता था। वहीं जंचा ने जब महसूस किया कि शायद उन लोगों को कोई देख रहा है तो वो उस पर्सन को अपने गार्ड से पकड़ के लाने के लिए कहते हैं। और जब वो देखता है कि वो विंग है तो वह जंचा जानबूझ के विंग को अपने होटल रूम में उसी रूम के चेयर पे बांध के वेंचिंग के सामने उसी के सामने फिजिकल होता है, जो विंग की लाइफ का सबसे बुरा, सबसे पेनफुल एक्सपीरियंस था। शायद जंचा ने आज तक विंग को जितना टॉर्चर किया था, ये उन सब में सबसे वाहियात टॉर्चर था। विंग ऑलमोस्ट वेंचिंग से ये एक्सपेक्ट नहीं करता था उसे बिट्रेल कर सकती है वेंचिंग, ये तो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जितनी भी अर्निंग होती थी वो सब वेंचिंग पे लगा देता था। पूरी लाइफ वो अपने आप को एक स्टेबल फ्यूचर देने के लिए सोचता था, लेकिन जब से वेंचिंग उसकी लाइफ में आई वो सब भूल के सिर्फ वेंचिंग के प्यार में डूब गया था। और क्या मिला ये, वहीं वेंचिंग को भी आंखों में कोई शर्म नहीं है विंग के साथ ये सब करने में। वो वहीं विंग के साथ ये सब कई साल से कर रही थी। वो तो विंग को छोड़ना चाहती थी, लेकिन जंचा ही था जो चाहता था कि विंग अपनी सेविंग वेंचिंग पे लगाता रहे, ताकि वो अपना करियर और अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोच ना सके। विंग को मेंटली टॉर्चर जो अब इस समय जंचा कर रहा है वो भी विंग के लिए कुछ कम नहीं था कि विंग वहाँ से किसी तरह से जब उसे पीट के उसे ये टॉर्चर करवा के फेंक देता है, जंचा ठीक होके अपनी लाइफ आगे की सोच करने के लिए उस शहर को छोड़ के जाना चाह रहा था। उस बस में बैठ के आँख बंद करके उम्मीद कर रहा था कि शायद अब उसकी लाइफ बदलेगी, शायद अब उसके साथ कुछ होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस बस से उसे फिर से पकड़ के ज़बरदस्ती जियांग मेंशन लाया जाता है। उसे यहाँ फोर्सफुली लाने का कारण है विंग की ज़बरदस्ती शादी करवा देना। इस समय जियांग बिजनेस में बहुत डूब रहे हैं और उन्हें हर हालत में लैंड कॉर्पोरेशन से खुद का मर्जर करवाना था, इसलिए वो विंग की फोर्सफुली ज़बरदस्ती शादी करवाना चाह रहे हैं लान कुरैन से। हाँ, इनके हिसाब से अभी लान कुरैन का रिश्ता यानी के लिए है। ये नहीं जानते कि लान कुरैन ने ये रिश्ता यानी के लिए नहीं, बल्कि ये रिश्ता लान वांगजी का है। इन लोगों को धोखा है कि शायद वो बूढ़ा लान कुरैन से होने वाली थी यानी की शादी उस कुरैन से ना करने के कारण मैडम यू ने जानबूझ के विंग को उस चाइनीज राइडिंग रोप्स पहना के ज़बरदस्ती उस शादी में भेज दिया जाता है। इतना ही नहीं, उन्हें लेंस को भी बहुत ज़्यादा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है कि वो चाइनीज़ ट्रेडिशनल में ही अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं। ये एक तरीके से उनकी फैमिली ने कोई विश मांगी थी।
इसलिए वो लोग भी विंग की उस चाइनीज रो वाले पर्सन से शादी करवा देते हैं। उस शादी में जियांग विंग को छोड़ के ऐसे रात गायब हुए थे जैसे इस गधे के सर पे से सींग। उस शादी पूरी देखने के लिए भी कोई जियांग वहाँ पे मैं था ही नहीं। विंग को खुद कुछ उस होटल के स्टाफ सर्वेंट्स उस शादी के माहौल उस पर लेके आए थे, जिसे देख के लैन कुरैन को बहुत गुस्सा आया था। लैन कुरैन को गुस्सा आया था कि जियांग ऐसा कैसे कर सकते हैं, पर इससे पहले वो कुछ करते तुरंत ग्रूम की एंट्री होती है। ग्रूम की एंट्री में जो पर्सन आ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि लांग वांगजी है। उस समय कोई सोच नहीं सकता था कि लांग वांगजी की शादी हो रही है, क्योंकि लांग वांगजी का नाम किसी और ही नाम से फेमस है। इसी कारण लान कुरैन ने ज़बरदस्ती जियांग को शादी के लिए मजबूर किया था। लांग वांगजी एक गे है। हाँ, लांग वांगजी को मेल्स में इंटरेस्ट है और ये बात पूरे का पूरा चाइनीज़ मतलब मीडिया और सब लोग जानते हैं। लान कुरैन अपने नेफ्यू की इमेज बचाने के कारण ज़बरदस्ती एक ट्रॉफी वाइफ के लिए यानली की शादी वांगजी से करवा रहा था। ये सोच के वांगजी की शादी अगर यानली से हो जाएगी, एक लड़की से हो जाएगी, तो ये मीडिया, ये हाउसेस जो वांगजी के बारे में आए दूसरे तीसरे दिन न्यूज़ निकालते रहते हैं, वो बंद हो जाएगा। वहीं चाइना में जो वांगजी फेमस है अपने गे होने की इमेज में, उस पर भी कुछ अंतर आएगा। वांगजी की भी ये शादी मजबूरी में कर रहा है। उसका कारण ये है कि वांगजी के बड़े भाई हॉस्पिटलाइज हैं, जिन्हें एक सीवियर बीमारी है, जिसके कारण उनका बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। उन्हें फुल टाइम हॉस्पिटलाइज रहना पड़ता है। वो बेहोश 90% टाइम बेहोश ही रहते हैं और उनके ट्रीटमेंट का सारा खर्चा उनके अंकल ही उठा रहे हैं। लान कुरैन अपने अंकल के इमेज के सुधारने के इस अभियान को वो करना बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन वो क्या करता, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसका अंकल उसे पैसे नहीं देगा, उसके ब्रदर का इलाज रोक देगा। इसलिए मजबूरी में वांगजी की शादी के लिए माना है। वहीं दूसरी साइड विंग को इतना ड्रग्स, इतनी दवाई देके भेज दिया गया है कि उसे तो जैसे कि एक वो गुड़िया हो, जैसे उसे नचा रहे हो वैसे वो नाच रहा है। उसे उस पोडियम पे ले जाया जाता है। विंग और वांगजी सबके बीच में शादी करते हैं, एक दूसरे से बोल लेते हैं। ऑफिशियली उनकी शादी सबके बीच में डिक्लेयर होती है। उसके तुरंत बाद लान कुरैन पोडियम पे आके सारे मीडिया हाउसेस के सामने बताते हैं कि आज उनके नेफ्यू ने शादी कर ली है और अब वो लोग उनके नेफ्यू की और उसकी वाइफ की एक कपल फोटो लें, ताकि कल के सारे न्यूज़पेपर की हेडलाइन और या ये कहते हैं फ्रंट पेज पे इस कपल की फ़ोटो हो, जिसके कारण वो मीडिया हाउसेस भी वहाँ खड़े हो जाते हैं। लान कुरैन सबसे बड़ा नाम है इस समय लैन कॉर्पोरेशन कह लो, इस चाइना की बिजनेस वर्ल्ड में, तो हर कोई उनकी बात मानता भी है। और क्यों, क्या फ़र्क पड़ा है न्यूज़पेपर वालों को, वो क्यों मना करेंगे, इसे वो मान भी जाते हैं। वहीं वांगजी की तरफ देखते हैं, कुरैन स्पीकर पे सबके बीच में बोलते हैं, वैसे तो ये सेरेमनी हस्बैंड और वाइफ रूम्स के अंदर करते हैं, ये वेल उठाने की सेरेमनी, लेकिन अब तुम चाहो तो सबके सामने करो, ताकि तुम्हारी और यानली की एक अच्छी फ़ोटो है जिसमें यानली का फेस भी है। इस बात पे वांगजी जो सब कुछ अपने अंकल के फोर्स के कारण ये नाटक कर ही रहा है, वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत एक गुस्से में जो यानली सामने देख रही थी, उस मीडिया हाउस के सामने देखते हुए ऐसे ही फेस के ऊपर से वेल उठा देता है। लेकिन जैसे ही सब लोग देखते हैं तो वो लोग शॉक में आ जाते हैं। वहीं कुरैन भी शॉकिंगली उस तरफ देख रहा है। वांगजी जो स्ट्रेट देख रहा था, उसे समझ नहीं आता कि एक मिनट में यहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस कैसे हो गया, सब लोग इतना शॉक रिएक्शन क्यों दे रहे हैं, कोई फोटो ना क्लिक करके, एक दो फोटो जो, बल्कि सब शॉकिंगली क्यों देख रहे हैं उसकी तरफ। इस वांगजी भी उस तरफ देखते हैं तो वो भी देख के शॉक हो जाता है। एक प्यारा सा क्यूट सा लड़का उसके साइड में खड़ा हुआ है। हाँ, कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का है, जो दिखने में बहुत प्यारा सा क्यूट सा है, लेकिन उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा चोट के निशान हैं। उसकी आंखें भी सूजी सूजी लग रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कुरैन पूरा शॉक हो जाता है। कहाँ वो चाहते थे कि उनकी बेटे मतलब उनके नेफ्यू की इमेज सबके सामने सुधर जाए, लेकिन अब ये क्या हुआ, उन्होंने खुद अपने नेफ्यू की शादी एक लड़के से करवा दी। वांगजी भी शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहे हैं। वहीं मीडिया के कुछ लोग इस बात का फ़ायदा उठा के तुरंत दो उन लोगों की फ़ोटो ले लेते हैं। वहीं कुरैन जैसे ये देखते हैं, वो सारे मीडिया हाउसेस को स्टॉप करके रोक देते हैं और अपने गार्ड को इन दोनों को वहाँ से ले जाने के लिए कहते हैं। विंग की हालत वांगजी महसूस कर रहे हैं कि वो खुद से चल भी नहीं पा रहे हैं, उसे तो ये गार्ड जैसे खींचते हुए ले जा रहे हैं, वो ले जा रहे हैं। लेकिन वांगजी इस समय बहुत ज़्यादा टेंशन में कि कहीं इसके कारण उसके ब्रदर के लाइफ पे डेंजर ना आ जाए। उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है उसके ब्रदर,
हर कुछ जो भी वो करता है अपनी लाइफ में अपने ब्रदर की लाइफ के कारण ही करता है। और अब उसके ब्रदर की लाइफ के ऊपर कहीं इस शादी के कारण कोई थ्रेटन ना आ जाए, इससे वो दौड़ता हुआ अपने अंकल की साइड जाता है। वहीं उसके अंकल गुस्से में अपने सारे जो भी उनके लोग हैं उन पर चिल्ला रहा है। वो इधर उधर अपने सामान फेंक रहा है और कह रहा है ये कैसे हुआ, ये लड़का वहाँ कैसे पहुँचा, जियांग्स कहाँ है, जियांग्स कहाँ है। वो चीख चीख के बोले। वहीं सब लोग बताते हैं कि जियांग्स के जैसा आपने कहा था उस कॉन्ट्रैक्ट के कारण मॉर्निंग में ही, मतलब जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मॉर्निंग में ही वो लोग उस होटल से गायब हो गए थे। जैसे ही उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के पैसे मिले वो वहाँ से गायब हो गए। वहीं कुरैन ने ये सोच के कि अब तो वेडिंग वेन्यू पे आ ही गए हैं, ब्राइड उनके पास ही है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे, यही सोच के उन्हें पैसे दे देते बिना ये सोचे कि ये फैमिली कितने बड़े लालची है। वो जितना भी लैंड से पैसे मिले, जितना अपने उनके बिजनेस का वो बेच सकते थे, सब बेच के वो रातों रात चाइना से गायब हो गए। लैन कुरैन से उन्होंने इस शादी की इतनी बड़ी रकम ली है कि वो पूरी लाइफ बैठ के आराम से खाएं तो भी उनकी लाइफ आराम से बीत सकती है। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी मतलब अब काम करने की। इतनी बड़ी रकम लेके रातों रात जियांग फैमा, मैडम यू, जंचा और यानली वहाँ से गायब हो गए। वो तो वेंचिंग को भी वहीं छोड़ के भाग गए। वहीं विंग जी बेहोशी में अपने रूम में पड़ा हुआ है और लानकुरैन का हालत बुरी हो गई है। लानकुरैन चीख के अपने लोगों से बोलते हैं उन्हें क्या लगा वो मुझे धोखा देके ऐसे गायब हो सकते हैं। जिस जगह हैं वो, जिस अस्पताल में है, निकाल के लेके आओ। मुझे वो लोग जिंदा या मुर्दा मेरी आंखों के सामने चाहिए। एक एक रुपया जो वो मेरा खर्च कर रहे हैं मुझे वो सूद समेत उनसे वापस भी ले रहे हैं। जाओ लेके आओ। और ये इंसान जो इस समय मेरे नेफ्यू को धोखे से शादी करके बैठा है, इसका इस शादी में क्या फ़ायदा था, कितने पैसे मिले हैं, सब पता लगाओ, सब कुछ पता लगाओ। कुरैन गुस्से में उन लोगों से बोलते हैं। वहीं कुरैन की बात सुन के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब वांग जी अपने अंकल के पास आते हैं, थोड़ा घबराया सा, थोड़ा डरा सा, और बोलता है अंकल क्या आप अभी ब्रदर क्या इस बात पे। कुरैन वांग जी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं घबराओ मत, मैं जानता हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें डर लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे ब्रदर के इलाज के पैसे नहीं दूंगा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। चीटर तो वो जियांग्स है, ये इंसान है जिसने ये शादी करी है। मुझे पता है इसने भी तुमसे शादी करने के लिए जियांग से पैसे लिए होंगे और ये इस जियांग्स के साथ मिला हुआ है। इसी कारण वो जियांग्स यहाँ से भाग पाए। इसी कारण अब मैं तुम्हारी वो पैसे ज़रूर दूंगा, जितने पैसे तुम्हें चाहिए उतने दूंगा, तुम्हारे भाई को इलाज के भी दूंगा। पर मुझे इस पर्सन को टॉर्चर चाहिए। इस पर्सन ने मेरी सबके सामने बेइज्जती करी है, सबके सामने हम लेंस का नाम बदनाम किया है। इसे बहुत शौक है ना लेंस का मैं फैमिली मेम्बर बनने का, तो इसे वो टेस्ट करवाना। इसे रोज़ रोज़ तुम टॉर्चर करोगे। जितना ये टॉर्चर होगा, जितना मुझे इसे टॉर्चर और पेन में मैं देखूंगा, उतना ही तुम्हारे अकाउंट में पैसे जाते रहेंगे। तुम्हें जितना तुम्हारे भाई के लिए खर्चा करना है वो सब मिलेगा, और खर्चा करना है वो सब दूंगा। लेकिन बस मुझे ये इंसान पेन में चाहिए। इस इंसान के कारण मेरी बेइज्जती हुई है। ये इंसान बहुत शौक है ना तुमसे शादी करने का, इसे तुमसे शादी करने की ये स्टेप के लिए रिग्रेट चाहिए। मुझे इस इंसान की लाइफ में इतना पेन चाहिए कि ये इंसान चीखे चिल्लाए। हर तरीके से इस इंसान को मैं टॉर्चर देखना चाहता हूँ। लानकुरैन जियांग्स का सारा गुस्सा अब इस इंसान पे निकालने की बात कर रहे हैं। वो नहीं जानते ये कौन है, लेकिन इन्हें लग रहा है कि जियांग से मिला हुआ है, और अगर ये यहाँ इस बैंकेट उसमें है तो पक्का जियांग से मिला हुआ ही था। अब वांग जी जो शायद अपने ब्रदर के लिए कुछ भी कर सकता है, वो बिना कुछ सोचे समझे अपने अंकल की बात पे अग्री कर देते हैं। और विंग जो कभी अपनी हैप्पी अपनी अच्छी लाइफ के सपने सोच रहा था, वो भी शायद अब कहीं जाके डूब गई है, क्योंकि वहाँ अब आज जहाँ उसकी फैमिली नहीं तो बल्कि अब उसका हस्बैंड होगा जो उस पर टॉर्चर करेगा। वांग जी ये सब करेगा क्योंकि वांग जी को अपने ब्रदर को सेव करना है, और ये सब सहेगा क्योंकि उस बेचारे की बिना किसी गलती के जियांग्स ने जो शादी करवा दी है। जब तक जियांग्स मिलते नहीं हैं, वांग जी अपने अंकल के अकॉर्डिंग विंग को खूब टॉर्चर करता है। वो तो विंग की कोई बात भी नहीं सुनता है। विंग कई बार उसे रिक्वेस्ट भी करता था कि वो उसे ना मारे, उसके साथ ऐसा बिहेव ना करे। वांग जी उसे पीटता था, उसे खाने के लिए कुछ नहीं देता था, उसे एक कोठरी में बंद करके रखता था, या अपने घर के एक
छोटी से बेसमेंट रूम बना दिया था जहाँ वहाँ एक बेड था। वहाँ विंग को करीबन 6 महीने हो गए हैं बाहर का सनलाइट देखे हुए। उसे याद भी नहीं कि अब दिन है या रात है या क्या टाइम है। उसकी लाइफ तो अब ऐसी हो गई है, उसकी पिटाई कर होती है, उसे खाने के लिए कभी कुछ मिल जाता है, वो बेहोश हो जाए तो डॉक्टर को दिखा के उसका इलाज करा जाता है, फिर उसे टॉर्चर किया जाता है। फाइनली करीब 6 महीने बाद शायद विंग की लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। शायद विंग की लाइफ में कुछ चीज़ अब बदली है क्योंकि जियांग्स पकड़े गए हैं। और जियांग्स जैसे ही पकड़े जाते हैं वैसे ही लान कुरैन उन्हें अब टॉर्चर करके वहाँ लेके आते हैं। जियांग्स एक एक करके लान कुरैन के टॉर्चर से अपना मुंह खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मुंह और डर के मतलब एक तरह से याली ही खोल देती है। याली रोते हुए बोलती है कि नहीं, ऐसा ना करें, वो एक बूढ़े से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ से गए थे। क्यों वो बूढ़ा उसके पीछे पड़ गया है? क्या वो अपनी लाइफ नहीं जी सकता है? वो तो किसी और से प्यार करती है, वो तो जिन जुशान से प्यार करती है। वहीं जिन जुशान का नाम सुन के वांग जी को याद आता है कि जिन जुशान तो उसी के ब्रदर का भाई है। वो जिन जुशान के पास जाता है और सब जानता है। जिन जुशान जो शायद याली को लेंस के चुंगल से छुटाना चाहता था, तो बेचारा बिना सोचे समझे वांग जी को सच बता देता है कि यानली के लिए जब लान कुरैन का रिश्ता आया तो सारे जियांग्स डर गए और उन्होंने इसी कारण विंग को, जो उन्हीं का स्टेप सन है, उसकी शादी कुरैन से करवा दी। यानली उससे प्यार करती थी, इसलिए यानली उससे कुरैन से शादी नहीं करना चाहती थी। ये बात सुनने के बाद वांग जी को रियलाइज़ होता है क्या वो अपने अंकल के कारण जिस इंसान को 6 महीने से टॉर्चर कर रहा है वो इंसान उस चीज़ के लिए काबिल नहीं था। आज पहली बार वांग जी को महसूस होता है कि क्यों विंग उसे हमेशा रिक्वेस्ट करता था कि उसे छोड़ दे, उसकी कोई गलती नहीं। क्या सचमुच में विंग की कोई गलती नहीं थी और वो अपने अंकल के कारण एक इनोसेंट सोल को हार्म कर रहा था? वो इंसान जिसकी कोई गलती नहीं, उसे 6 महीने तक टॉर्चर किया। यही सोचिए विंग आज वांग जी विंग को उस रूम से बाहर लाता है। वहीं कुरैन को भी जब पता चलता है कि ये सब के पीछे जियांग्स से, तो वो जियांग्स को टॉर्चर करना शुरू कर देता है बुरी तरह से। वहीं वांग जी और विंग के रिलेशनशिप में धीरे धीरे चीज़ें सुधरने लगी थी। अब विंग का ध्यान रखने लगा था वांग जी। हाँ, शायद वो रिश्ता जिसे कहते हैं ना प्यार शादी वाला रिश्ता, इन दोनों के बीच में नहीं बढ़ा था, लेकिन प्यार दोस्ती का रिश्ता बन गया था। वांग जी भी अब विंग को उस तरीके से अब टॉर्चर नहीं करता था, उसे घर पे रह के बाहर रहने की, जाने की एक तरह से आज़ादी देता था। वहीं विंग भी घर पे रह के अपनी डिज़ाइनिंग करता था, ऑनलाइन अपने डिज़ाइन सेल करता था। धीरे धीरे लाइफ चेंज हो रही थी। धीरे धीरे विंग की लाइफ में अब खुशियाँ आने वाली थी। पर एक दिन शायद विंग की किस्मत इतनी ख़राब है कि वो सब कुछ चेंज हो जाता है जब विंग और वांग जी एक मतलब रेस्टोरेंट में जाते हैं। विंग और वांग जी आज बाहर खाना चाहते थे, इसलिए इस रेस्टोरेंट में आते हैं। उस रेस्टोरेंट में उनकी टेबल को सर्व करने जो लड़की आती है, उसे देख के विंग के एक्सप्रेशन और उस लड़की के एक्सप्रेशन विंग को देख के चेंज हो जाते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि वेंचिंग थी। वो वेंचिंग जो अपने आप को बहुत ज़्यादा अमीर रईस समय इमेजिन करती थी। जब जंचा उसे छोड़ के भाग गया था तो उसके पास कुछ नहीं बचा था। सब कुछ बेचने के बाद भी उसकी जो लाइफस्टाइल वो जी रही थी वो वैसे नहीं जी पाई, और हार के अब वो ये वेटर्स का काम कर रही है। विंग का इस लड़की को देख के एक्सप्रेशन चेंज देख के वांग जी शॉक हो जाता है। वांग जी बाद में विंग से उस लड़की के बारे में पूछता है तो विंग सोचता है कि वो वांग जी को क्या बताए, इसलिए वो उसे इग्नोर सारी बात ना बता के बस यही कह देता है कि ये दोनों कॉलेज में थे। वहीं वांग जी शायद इतने टाइम से अपने अंकल के साथ रहने लगा है, उसका नेचर एक अजीब सा हो गया है। वो इमोशनली बहुत ज़्यादा कहते हैं ना सेंसिटिव नहीं है। तो वो विंग के बारे में अपने दोस्त वो होता है ना क्या कहते हैं गार्ड्स टाइप या प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, उनसे पता लगाने को कहता है। तो वो बताते हैं कि विंग ये नहीं है, विंग की एक गर्लफ्रेंड थी और वो गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि वो लड़की वेंचिंग थी। विंग और वो लड़की 5 साल के रिलेशनशिप में थे। ये बात सुनने के बाद वांग जी को बहुत गुस्सा और बहुत जेलसी होती है। वो वापस विंग के पास आता है। आज वांग जी ने बहुत ज़्यादा ड्रंक करा हुआ है। उसे विंग से उम्मीद नहीं थी कि विंग उसे ये चीज़ छुपाएगा। वो गुस्से में इसी ड्रंक हालत में अपने घर पहुंचता है। वहीं विंग बड़े आराम से अपने रूम में था जब वांग जी गुस्से में गेट खोलता है। विंग वांग जी को ऐसे देख के थोड़ा डर जाता है। वांग जी की आंखों में गुस्सा है और वो लड़खड़ाते हुए चल रहा है। वांग जी तुरंत उस रूम का डोर बंद करके उसे लॉक लगा देता है और गुस्से में विंग की तरफ एक एक कदम बढ़ा रहा है। विंग जो वांग जी के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो गया था,
वो विंग को वांगजी को ऐसे देख के आगे आके उसे पकड़ते हुए बोलता है, क्या हुआ लंजा, तुम ठीक हो? हाँ लंजा। विंग वांगजी को लंजा ही कहता है, पहले नहीं पर जब से ये दोनों दोस्त बने थे तब से वांगजी को विंग लंजा ही कहता है, क्योंकि वांगजी ने ही उसे लंजा कहने के लिए कहा था। वो वांगजी को संभाल रहा है, पर वांगजी गुस्से में विंग की तरफ देख रहा है और उस गुस्से में उसकी आंखों में देखते हुए कह रहा है, तुम भी बाकियों के जैसे निकले ना, तुम भी मुझसे झूठ बोलते हो, मुझसे सच छुपाते हो। क्यों सच नहीं बताया विंग तुमने मुझे? मैंने पूछा था ना कौन है वो, तो तुमने मुझसे क्यों झूठ बोला? इस बात पे वांगजी की बात पे विंग कुछ समझ नहीं पाते। वो फिर भी बोलते, तुम क्या कह रहे हो लंजा? मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना वो, जिसके बारे में तुमने मुझसे झूठ बोला। अब वांगजी के मुँह से सुन के विंग थोड़ा नर्वस हो जाता है, थोड़ा घबरा जाता है और एकदम से तुम्हें कैसे पता चला? इस बात पे वांगजी विंग के जोर से गुस्से में बेड पे धक्का देता है और उसके ऊपर आ जाता है और गुस्से में ही उसका फेस पकड़ के बोलता है, कैसे पता चला? तुम मेरे हस्बैंड हो, पूरी दुनिया के सामने मैं और तुम एक दूसरे के बने थे, सबने देखा था, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस वहाँ थे। मेरे हर तरीके से तुम्हारे ऊपर राइट है। मैं जब चाहे तब तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तो तुम्हारे बारे में पता लगाना कौन सी बड़ी बात थी विभूषण? मुझे सब पता है कि तुम और वो 5 साल से एक दूसरे के साथ थे। क्यों झूठ बोला मुझे तुमने? क्या इतना खुश थे तुम उसके साथ? इतना सेटिस्फाई फील करते थे कि मुझसे झूठ बोला? इतने दिन से मैं हर हालत में तुम्हारे को अपना बनाना चाहता था, मैं तुम्हारे को अपना हस्बैंड बनाना चाहता था, तुम्हें हर तरीके से खुश रखना चाहता था, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मुझे चीट किया, तुमने मुझसे सच छुपाया। तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट था ना वो, जहाँ वो मुझे मिली थी, तुम बार बार उसी से मिलने जाते थे, तुम मुझसे छुप के उसके साथ अभी भी रिलेशनशिप में होते, है ना विंग? यही है ना तुम्हारा सच? विंग जो कुछ समझ नहीं पा रहा, वो गुस्से में वांगजी को अपने से दूर करता है और बोलता है, तुम होश में नहीं हो, मैं उससे कोई छुप के नहीं मिलता था, मैं उससे फर्स्ट टाइम वहाँ मिला था। हाँ वो मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट था, लेकिन मैंने उसे उससे पहले कभी वहाँ नहीं देखा था। विंग अपने आप को क्लियर करने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी तो जैसे पूरे गुस्से में, वो खींच के विंग को आज थप्पड़ लगाता है। कई महीने बाद आज वांगजी ने फिर उसके ऊपर हाथ उठाया। विंग इस चीज़ से डर जाता है। वांगजी ने उसे कितना सॉरी बोला था, उसे कितना प्यार किया था, कैसे उसे अपना बनाने की मतलब एक तरह से हक करके दोस्ती में करी थी। उसके बाद विंग का ध्यान रखता था, कभी विंग पे हाथ नहीं उठाया था। आज फिर विंग को वो मार रहा है, ये सोच के विंग की आंखों से आंसू आ जाते हैं। विंग फिर से कोशिश करता है बोलने की, सच बताने की, लेकिन वांगजी अब बिल्कुल नहीं सुनता। अब गुस्से में वो विंग को बेड पे पिन कर देता है। वो गुस्से में विंग के हाथ पास में पड़ी हुई अपनी एक टाई से ऊपर टक कर देता है और अपने उसके मुंह में अब अपना हैंकी घुसा के उसके कपड़े जल्दी जल्दी से रिमूव कर देता है। वह विंग पहले बहुत कोशिश करता है अपने आप को फ्री करने से हाथ पर चलाने के लिए, लेकिन वांगजी तो इस समय पूरे गुस्से में है, पागल हो चुका है, गुस्से में, जेलसी में। अब वो विंग के पैरों के बीच में आ जाता है, अब बिना उसे प्रिपेयर करे उसके साथ फिजिकल होने लगता है। विंग की आंखों से आंसू बह रहे हैं और वांगजी गुस्से में ही कह रहे हैं, ये सब कुछ मेरा है, ये राइट मेरा है, तुम्हें टच करने का राइट, तुम मेरे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने आज तक कभी तुम्हें टच नहीं किया और तुम उस लड़की को टच करते थे। ये सोच के वांगजी और विंग के साथ नॉन स्टॉप मतलब ना बिना रुके बहुत सारे राउंड करते हैं। विंग थक के बेहोश होके वहाँ गिर जाता है। वांगजी का नशा जब तक उतरता नहीं, वो इस तरीके से या ये कहते थक नहीं जाता, इसी तरीके से विंग के साथ बंधे हुए विंग के साथ फिजिकल होता है और उसके बाद वहीं उसके ऊपर थक के सो जाता है। विंग के हाथ अभी भी उसके बेड पे ऊपर बंधे हुए हैं और वांगजी उसके चेस्ट पे सो रहा है। वांगजी की जब आँख खुलती है तो उसे महसूस होता है कि वो बेड पे नहीं बल्कि किसी ह्यूमन बॉडी पे है। वो इस समय अब उसकी नज़र नीचे होती है तो देखता है कि वो एक मेल की बॉडी पे है और उसमें वो पूरी तरह से न्यूड है। वो डर जाता है कि क्या वो किसी और के साथ फिजिकल हो गया, पर जब वो देखता है कि वो किसके साथ हुआ है तो उसकी आंखें शौक में बड़ी हो जाती है। वो विंग के साथ ये सब कर रहा है। वो और विंग एक दूसरे के साथ थे। रात में क्या हुआ उसे आधी बातें याद है, आधी नहीं है, पर जो नज़ारा उसकी आंखों के सामने है उससे वो समझ चुका है
कि शायद कल ज़्यादा नशे में गुस्से में उसने वो कर दिया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो तुरंत विंग के हाथ खोलता है, उसको पूरी तरह से फ्री करता है और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। वांग जी विंग के सामने उस दिन के बाद से नहीं आया। वो अंदर से गिल्टी था कि वो गुस्से में ऐसा कैसे कर सकते हैं। वहीं विंग भी उस दिन के बाद से वांग जी से जैसे डर गया, रूम को बंद करके बैठ गया। विंग की हालत अब ऐसी हो गई है कि उसे तो किसी के कदमों से भी डर लगता है। शायद वांग जी को महसूस नहीं हुआ, पर उसने विंग के साथ एक तरीके से नॉन कंसेंट सेक्स किया है, जिसे रेप भी कहते हैं, जो कि एक इंसान को अंदर तक झंझोड़ देता है। हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो या कोई स्ट्रेंजर हो, अगर आपकी मर्जी के बिना कोई आपके साथ ऐसा करे तो इंसान किस लेवल का हर्ट हो सकता है, अंदर से वो किस लेवल का वो टूट सकता है, वो इस चीज़ को महसूस करता है। और विंग की हालत ऐसी ही हो गई है। विंग अब अपने आप से नफरत करने लगा है। उसे अब भी रात में नींद नहीं आती। रात में जब वो आंख बंद करता है तो वो उस दिन की उस रात के नज़ारे को महसूस करके चीख के उड़ पड़ता है। वो सब कुछ जो उस दिन हुआ था उसकी आंखों के आगे आ जाता है और वो ना चाहते हुए भी ना सो पा रहा है, ना खा पा रहा है, ना जी पा रहा है। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या गलती थी उसकी, क्या क्या है उसने लाइफ को जी के सिर्फ दर्द ही तो मिला है, क्या करेगा उस लाइफ के साथ, वो यही सोचता है। विंग की हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। अब तो उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। करीबन 2 महीने से विंग उस रूम से बाहर नहीं निकला है। वहीं वांग जी भी बार बार घर पे तो आता है लेकिन विंग के रूम तक पहुंच नहीं पाता है। उसने भी अपनी हालत कुछ ऐसी ही कर रखी है, इतना ड्रंक रहने लगा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहीं लान कुरैन जो एक टाइम पे विंग से नफरत करते थे, लेकिन अब विंग और वांग जी के इस रिश्ते को वो जैसा चल रहा था उसे वो चलने देना चाहते थे। वो बुरे इंसान नहीं थे, बस वो भी लोगों की इमेज और इन सब में फंसे हुए थे। इसलिए वो विंग की मतलब वांग जी की शादी वो लड़की से करवाना चाहते थे। लेकिन जब वांग जी के चेहरे पे उन्होंने स्माइल देखी थी तो वो विंग के उसकी लाइफ में आने पे खुश थे। हाँ, 6 महीने के जो उन्होंने विंग से टॉर्चर किए थे उस चीज़ के लिए भी वो भी काफ़ी गिल्टी थे। इसलिए वो यहाँ आते नहीं थे क्योंकि उन्हें गिल्टी हो लगता था जो भी उन्होंने विंग के साथ करवाया था उस कारण। उसके बाद उन्होंने कभी वांग जी को भी किसी चीज़ के लिए ब्लैकमेल नहीं किया था। वांग जी को फुल आज़ादी दी थी, वो अपनी कंपनी अपने हिसाब से चलाने के लिए जो उन्हें वो कर सकता है उस वो सब करने के लिए। यांग्स को भी अच्छी खासी पनिशमेंट दी थी, यांग्स का भी बहुत बुरा हाल कर दिया था। वहीं अब जब वो देखते हैं कि वांग जी इस तरीके से रहने लगा है तो वो जब घर आते हैं तो मेड बताती है कि पिछले 2 महीने से नज़ारा यही है। वांग जी फुल ड्रंक होके आता है, दूसरे रूम में जाके सो जाता है, भी अपने रूम से बाहर नहीं निकलता, रात भर चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है, नहीं नहीं, नो नो, लीव मी करता रहता है। कुछ तो हुआ है जो वो समझ नहीं पा रहे हैं। वहीं जी लान कुरैन आगे आके वांग जी के विंग के रूम में आते हैं और जब वो आते हैं तो देखते हैं विंग बेहोश ज़मीन पर पड़ा है। वो उसे लेके सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर बताता है कि विंग की हालत कुछ ठीक नहीं है। वो 2-3 दिन विंग को अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, विंग के काफ़ी सारे टेस्ट करेंगे। विंग ने खाना पीना भी छोड़ा हुआ है, उसका वजन भी बहुत गिर गया है। वांग जी को जब सुबह होश आता है अब पता चलता है कि रात में विंग तो बेहोश हो गया था जब उसके अंकल उससे मिलने आए थे और उसके बाद उसके अंकल उसे डॉक्टर के पास लेके गए तो दौड़ के डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर बताता है कि विंग प्रेग्नेंट है, जिस बात से लान कुरैन और लान शिचेन काफ़ी शॉक हो जाते हैं। उन दोनों को यकीन नहीं होता कि विंग एक मेल होकर प्रेग्नेंट हो सकता है। वहीं वांग जी भी इस चीज़ से थोड़ा शॉक था। कुरैन के चेहरे पे पहली बार इतनी खुशी देख के वांग जी शॉक है। कुरैन खुशी में अपनी जगह से उठते हैं और उस डॉक्टर को थैंक यू कहने लगते हैं। वो बोलते हैं कि एक कारण ये भी था कि वो नहीं चाहते थे कि वांग जी किसी लड़के के साथ रहे, क्योंकि उनकी लैंड मतलब उसको आगे जनरेशन को चलाने के लिए लान शिचैन है जो अब ठीक नहीं है, सिर्फ वांग जी था। और वांग जी अगर एक मेल से शादी कर लेगा तो उन्हें जनरेशन को आगे कौन बढ़ाएगा, यही सोच के वो चाहते थे। लेकिन विंग एक स्पेशल मेल है, अगर उन्हें पहले पता होता तो विंग का बहुत ध्यान रखते और कभी भी इन दोनों के रिश्ते के अगेंस्ट जाने के बारे में ना सोचते। वहीं वांग जी ये सोचिए कि ये रिश्ता जिसे वो अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देने लगा था, एक दिन की नफरत और गुस्से में उसने वो रिश्ता बर्बाद कर दिया। कैसे जाएगा वो विंग के सामने, और विंग क्या वो इस बच्चे को एक्सेप्ट करेगा? एक ऐसा बच्चा जो एक रेप से हुआ, क्या वो एक्सेप्ट करेगा? वांग जी तो जानता है कि वो दोनों किस तरह से फिजिकल हुए थे। वांग जी को तो उसी चीज़ का गिल्ट है, वांग जी को तो उसी चीज़ का पेन था। इसलिए वांग जी दौड़ता हुआ विंग के रूम के पास जाता है, लेकिन वहाँ जाके उसे पता चलता है विंग वहाँ नहीं है। विंग
वहाँ नहीं है। जब उसे पता चलता है तो हॉस्पिटल की सीसीटीवी और सब जगह चेक करता है, तो देखता है कि विंग लड़खड़ाते हुए वॉल के सहारे से होटल से वो हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा है। और वांगी उस टैक्सी के बारे में नंबर मतलब उस हॉस्पिटल के सामने जिस टैक्सी में विंग बैठा है उस टैक्सी की डिटेल अपने लोगों को भेज के पता करता है कि वो टैक्सी ड्राइवर को कॉल करके सब कुछ पता करे। तभी उस क्लिफ्ट यानी उस पहाड़ी का पता चलता है जहाँ पे विंग था। और यहाँ ही वो फ्लैशबैक एंड होता है जब विंग ने ऊपर से वहाँ से जंप लगाया था। विंग को तब नहीं पता था कि विंग प्रेग्नेंट है। विंग को उस समय किसी ने ये बात बताई नहीं थी, लेकिन वांगजी को पता था, टूरैन को पता था। और सुसाइड करने वाले अगर शायद विंग को ये बात पता होती तो वो सर्वाइव करने के बारे में एक बार सोचता, क्योंकि वो उसका बच्चा था जो उसके साथ इस दुनिया से चला गया। क्या सचमुच में विंग की ये लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए थी? क्या गलती थी बेचारे विंग की? क्यों होते हैं कुछ लोग इतने बैड लक कि उनके साथ सिर्फ बुरा ही बुरा होता है? वो बेचारे दिल से चाहे कितने अच्छे हों, कितने सावरे हो, कितना भला करना चाहते हो, लेकिन फिर भी उनके साथ सब बुरा ही करते हैं। सब लोग बुरे ही उनकी लाइफ में आते हैं। शायद कभी कभी किसी इंसान की लाइफ के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता कि ऊपर से कोई क्या चल रहा है, लेकिन अंदर से वो किस पेन में है। और ये फैन फिक्शन आज यहीं रुकता है। आई नो ये एक सैड वन शॉट फिक्शन था। ये फैन फिक्शन मेरे बहुत शुरुआती फैन फिक्शन में से एक था। जब मैं इसी टाइप की स्टोरी लिखती थी जिनमें डायलॉग्स कम हो, सीन्स कम हो, तब ये फैन फिक्शन मैंने लिखा था। ये स्टोरी मैं शेयर करना चाहती थी। अब तक मेरे दोनों चैनल्स पे यानी मेरे पुराने चैनल और अब तक ये इस नए चैनल पे हमेशा एक हैप्पी एंडिंग वाला फैन फिक्शन था। ये पहला सैड एंडिंग वाला फैन फिक्शन था। आपको क्या लगता है विंग ने जो किया वो सही किया? उस बेबी की लाइफ के साथ जो उसने अपनी लाइफ एंड कर दी, क्या वो सही था? लेकिन कैसे कैसे वो एक हैप्पी लाइफ बिता सकता था अपने ही रेपिस्ट के साथ में? क्या वो अब खुश रह पाता? और जब उसे इस बेबी के बारे में पता चलता, क्या उसे प्यार कर पाता? शायद नहीं, क्योंकि जिस इंसान ने उसके साथ ये सब किया था, उसे उसकी बॉडी के साथ ये सब किया था, उस इंसान को कभी दोबारा वो प्यार भरी नज़रों से तो नहीं देख पाता। दूसरा, वो बेबी उस चीज़ की निशानी थी जिसके कारण वो 2 महीने तक सो नहीं पाया, तो कैसे उस बेबी को वो प्यार कर पाता? शायद यही कारण था कि इस जो फैन फिक्शन की एंडिंग है वो आपको रियलिस्टिक लगे। बहुत सारे मैंने फैन फिक्शंस पढ़े हैं, बहुत सारे मैंने फैन फिक्शंस सुने हैं। आजकल चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेनेशंस जो है वो भी मैंने देखा है, जहाँ ऐसे लोगों को इंसान एक बड़ी जल्दी से माफ़ कर देता है, जो इंसान उसे टॉर्चर करता रहता है, जिसने उस इंसान के साथ रेप किया होता है। बट रियल लाइफ में कभी भी इंसान उस इंसान को माफ़ नहीं कर पाता जो उसकी लाइफ में इस तरह की हैवानियत उसके शरीर के साथ करता है। मैं इसी रियलिस्टिक वे में इस स्टोरी की एंडिंग करना चाहती थी। ये लोग हैप्पी लाइफ तो शायद कभी ना स्पेंड कर पाते, क्योंकि जो वांगजी ने किया चाहे गुस्से में किया, लेकिन उसने गलत किया था, उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए थी। उसने जो की विंग के साथ किया था वो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं था। अपने गुस्से में, अपनी नफरत में, अपनी जेलसी में, शक में उसने अपने ही हर रिश्ते को बर्बाद किया था। उसे उसकी सज़ा मिली। अब वो लाइफ टाइम तक गिल्ट में रहेगा, रोता रहेगा, पेन में रहेगा कि उसकी वजह से उसने अपने खुशहाल लाइफ को तो बर्बाद करा ही, साथ में अपने बेबी को भी खो दिया। 2 लोगों की लाइफ का मर्डरर बन गया वो। और शायद अब लाइफ टाइम तक उसे महसूस होगा कि ज़बरदस्ती कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। गुस्सा, नफरत या एक तरह से जेलसी में आप किसी इंसान के साथ ये सब नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें गलत होती हैं और मैं इन चीज़ों के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। वांगजी को कभी भी इस तरह के कैरेक्टर को, जो वांगजी का इसमें कैरेक्टर है, मैं कोई हैप्पी एंडिंग नहीं दिखा सकती थी। इसलिए मैंने उसे लाइफ टाइम तक गिल्ट में, पेन में रोते रहना छोड़ना ही इस स्टोरी का सही एंड सोचा। आपको क्या लगता है इस फैन फिक्शन की एंडिंग के बारे में? प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। आपको ये फैन फिक्शन कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा। ये मेरे स्टार्टिंग का फैन फिक्शन था। वैसे तो मैं इसे कभी शेयर ना करती, लेकिन अभी मेरे पास कोई और फैन फिक्शन मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहा जो मैं शेयर करूं, तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं ये वाला फैन फिक्शन शेयर करूं। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।